ओके, सो स्टूडेंट्स एक मिनट चार्ज में लगा लेता हूँ. Okay, so we in the last class we started with arithmetic progressions. ठीक है, मैंने आपको बताया arithmetic progression क्या होता है. तो एक तरीके का sequence of numbers है, right? एक ऐसा sequence of numbers है जहाँ पे एक छोटा सा pattern चलता है. कोई बताएगा क्या pattern चलता है? Anyone? Anyone? कर देंगे अंकित, not an issue. कोई भी अनम्यूट करके बताना चाहेगा क्या होता है arithmetic progression में? Sir, आंशु बोलिए. arithmetic progression is a list of numbers in which a fixed term is added to receive the new number. It's a fixed number is added to its previous term बोल लेना. ठीक है, a fixed number is added to its previous term to get the next term. मतलब एक छोटा सा सीक्वेंस है जहां पे हम लोग करंट टर्म में कोई एक नंबर ऐड करते हैं, अगला टर्म आता है, फिर अगले टर्म में वही नंबर ऐड करते हैं, फिर अगला टर्म आता है. अब या तो आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना. हो सकता है आप 5 ऐड कर रहे हो या हो सकता है आप -5 ऐड कर रहे हो. अब -5 ऐड करने का मतलब 5 सब्ट्रैक्ट करने के बराबर है. या तो हम ये बोलते हैं, या दूसरा जो अखिलेश और मृत्युंजय कह रहा है, जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट. जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कोई भी दो टर्म्स उठाओगे, उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम आएगा. एग्जैक्टली. सो हमने लास्ट क्लास में व्हाट इज एन एपी देखा था, जनरल टर्म ऑफ एन एपी नहीं देखा था, है ना. और यहीं पे बेसिक सा डेफिनेशन था, sequence in which each term is obtained by adding a constant number to its preceding term. कोई भी टर्म मतलब किसी भी टर्म को ऑब्टेन करने के लिए उसके पहले वाले टर्म पे एक कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ता है, और उसी कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट. उसी कांस्टेंट नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. अंकित पूछे सर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म के लिए तो हो सकता है. अंकित देखो, अल्टीमेटली सीक्वेंस है ना, एक सीरीज है, मतलब एक पैटर्न चल रहा है, तो पैटर्न का स्टार्टिंग तो कैसे होना है, पैटर्न का स्टार्टिंग कैसे होना है. तो फर्स्ट टर्म में आपने क्या ऐड किया सेकंड टर्म लाने के लिए, वो ही कॉमन डिफरेंस होगा आपका एक तरीके से. ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपने क्या ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया सेकंड टर्म लाने के लिए एपी का, वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा. फिर हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखे थे, ये क्वेश्चंस हम लोग ने क्लास में डिस्कस कर लिए थे, राइट. और इसके बाद अभी हम लोग को एक छोटा सा डिस्कशन करना है अपना होमवर्क. तो शिखर में समझा नहीं क्या पूछ रहे हो. चलिए, सो स्टूडेंट्स, आज हमें एक्चुअली हमारी इस हफ्ते 2 ही क्लास हो पाई है ना. तो अभी मैं लोगों का होमवर्क पूछ के कौन किया है नहीं किया है उसको डांटने में आज मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता. 3 क्लासेस होती तो पक्का करता. ओके, तो जल्दी से मुझे बताओ. गुड इवनिंग डियर, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. मैं मॉड्यूल और अवंती एनसीईआरटी की बुक दोनों सामने रखा हूँ. एक्सरसाइज 5.1 में कहीं पे दिक्कत हुआ है किसी को? कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में कर लिया था. 4 नंबर, मृत्युंजय ये 1 का 4 कह रहे हो या क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हो? 1 का 4, ठीक है. गाइस 1 का 4 करते हैं, लोगों को यहाँ पे चांसेस है बहुत अच्छे से डाउट होने के. So the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि हर साल के एंड में जो अमाउंट बन रहा है क्या वो अमाउंट एपी में होगा या नहीं होगा, राइट. हर साल के एंड में जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट एपी में होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको चेक करनी है. आपको उसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 8% और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. हाँ शिखर बताओ. सर इसमें ये फर्स्ट टर्म को 1000 ही मानेंगे ना सर? हाँ, फर्स्ट टर्म आपका प्रिंसिपल होगा,
मतलब कह सकते हो, या फिर आप रुको एक मिनट, लेट मी रीड द स्टेटमेंट. और सर कॉमन डिफरेंस एक वो मिनट, द अमाउंट 8%. ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीस 10,000 इज डिपॉजिटेड. हाँ, अब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि आप अगर आप मंथ के स्टार्टिंग को देखना चाहते हो, ईयर के स्टार्टिंग को देखना चाहते हो, तो 10,000 से शुरू होगा, राइट. मतलब आज जाके अकाउंट में डिपॉजिट किया 10,000 है, एक साल बाद कितना हो जाएगा, 8% बढ़ जाएगा, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 8% करके बढ़ जाएगा. ठीक है, ठीक. तो एक बार जल्दी से तो सॉल्व कर लेते हैं. आई थिंक रिया, पूर्वा, आप लोगों को तो याद आ रहा होगा. शुभम, क्लास 8 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया था 1 का 4. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो होगा A1, दैट विल बी योर प्रिंसिपल ओनली. ठीक है, दैट विल बी योर प्रिंसिपल. वो कितना है, 10,000 रुपए. उसके बाद A2, A2 क्या है यहाँ पे, एक साल के बाद का अमाउंट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n. यहां से आपको मिलता है अमाउंट. ठीक है, यहां से आपको मिलता है अमाउंट एट द एंड ऑफ n years. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे. तो P होगा मेरा 10,000, फिर R होगा मेरा 8, और एक साल के एंड में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये. ठीक है, अब अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर ये 8 और 100 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 4 से, तो यहाँ 2, यहाँ पे 25. तो फाइनली स्टूडेंट्स ये बना कुछ 10,000 इंटू 27/25. वैसे इसका 8% कैलकुलेट करते तो 800 रुपया होता ना. 10,000 का 8% 800 रुपया होता, तो ये मल्टीप्लाई करके भी आपको 10,800 रुपया ही मिलने वाला है. ठीक है, अब अगर हम बात करें थर्ड टर्म का A3. अब A3 क्या होता है, अब आपको यहां सॉल्व करने के दो तरीके हैं. या तो आप सीधा फॉर्मूला लगाना चाहते हो, या फिर अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा पता है कि थर्ड ईयर में जो अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है वो सेकेंड ईयर के एंड के अमाउंट को प्रिंसिपल मानकर किया जाता है. तो इफ यू रिमेंबर दैट, तब तो ठीक है, आप 10,800 पे 8% लगा लो. लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सीधा फॉर्मूला में सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम को 2 साल कर लेना. सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम को 2 साल कर लेना. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर. अब 1 प्लस 8/100 को तो हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर रखा है, 27/25 आएगा. तो ये कहने के लिए आपका 10,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25. ठीक है, अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है. तो यहां पहले कैंसिल करेगा, 400 आएगा. उसके बाद ये इसको कैंसिल करके यहाँ पे आएगा 416. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 729 इंटू 16 को कैलकुलेट करना है, राइट. 729 इंटू 16 को कैलकुलेट करना है. 9 6 54, कैरी 5, 12 प्लस 5 17 प्लस 6 26 का 2 42 44, 44 प्लस 2 46 का 6 कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 11. तो 11664 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो ये थर्ड ईयर के अमाउंट एंड में अमाउंट आ गया. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे एक बार कॉमन डिफरेंस की बात करें, अब अगर हम यहाँ पे A2 माइनस A1 कैलकुलेट करें, A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज 10,800, फर्स्ट टर्म इज 10,000. सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 800 रुपया आया. अच्छा, A3 माइनस A2 कीजिए एक बार. A3 माइनस A2 करोगे तो क्या होगा, 11,664 माइनस 10,800. अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 864, है ना, ये आ रहा है 864. अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि since A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it is not an AP. Therefore it is not an AP. Am I clear students? तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हर एक साल का अमाउंट कैलकुलेट करना था, और कॉमन डिफरेंस 2 बार कैलकुलेट करने से काम हो जाता. यस मृत्युंजय, एग्जैक्टली. अमन बताइए, समझ में आ गया या अभी भी कोई कहीं पे डाउट है? नो सर.
एनीवन एल्स? साहिल 1 का 2, ओके। साहिल 1 का 2 और शायद हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। क्या हमने ये क्लास में किया हुआ है स्टूडेंट्स? आई थिंक 1 का 2 हमने क्लास में किया हुआ है यार। नो सर। प्रिया चैट में कह रही है यस सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार कर देता हूँ। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो यहाँ पे क्या कह रहा है साहिल? यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंडर के अंदर जितने भी हवा प्रेजेंट है, जब आप एक बार पंप मारते हो तो वो सिलेंडर के अंदर से 1/4 बाहर निकाल देता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 25% हवा बाहर निकाल देता है। तो समझ लो कि जैसे अभी आपके घर में लेट्स से ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली हम जो वॉल्यूम होता है वो कहीं ना कहीं मीटर क्यूब में ही वो करते हैं, लीटर वगैरह मान लो। तो आपके अभी मान लो वहां पे घर में 100 केजी सिलेंडर, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन था। आपने एक पंप मारा तो क्या होगा? 25% ऑक्सीजन बाहर बचेगा, कितना? 75%। अब आप जब तो 100 केजी था, 25% कितना हुआ? 75। एक बार मैं बस आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक आपको आइडिया थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सबसे पहले यू विल हैव टू अज्यूम x मान लो, लेट द इनिशियल अमाउंट बी x। अच्छा साहिल, एक चीज एक बार अनम्यूट करो। यस सर। साहिल, एक सिंपल सी चीज सोचो कि अगर आप कभी भी 25% निकाल रहे हो तो बचेगा कितना परसेंट? 75% सर। 75%, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियली ये था मेरा x था, ठीक है? अब फर्स्ट राउंड ऑफ पंप के बाद हमारे पास कितना बचेगा? 75% ऑफ x बचेगा, ठीक है? अब 75% का मतलब क्या हो गया? 3/4, तो 3/4 ऑफ x बचेगा, ठीक है? तो साहिल, हम इसको कंसीडर करेंगे फर्स्ट टर्म, इसको कंसीडर करेंगे सेकंड टर्म, और एक बार आगे निकल जाते हैं। आप बताओ साहिल, अगर हम सेकंड राउंड में भी करेंगे, सेकंड राउंड में भी अगर आप पंप मारते हो वैक्यूम पंप, तो पहले राउंड के बाद जितना भी बचा था उसी में से 25% निकलेगा ना? यस सर। राइट? तो जैसे कि मान लो कि आपने पहले था आपके पास 100 लीटर था, आपने 25% निकाल दिया, मतलब 25 लीटर निकाल दिया, तो आपके पास बचा कितना? 75 लीटर बचा। अब जब आप सेकेंड टाइम पंप मारोगे तो 75 लीटर्स का ही 25% बाहर निकलेगा और 75% बचेगा, या राइट? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 75% ऑफ फर्स्ट राउंड के बाद जो भी बचा था उसका 75%, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं? समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, तो अब 75% को दोबारा आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे ऑलरेडी 3/4 ऑफ x था, तो ये कितना हो गया? 3/4, ऊपर 9 बन गया, नीचे 16 बन गया, ठीक है? तो इसको अपन A3 कंसीडर कर लेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? हमको देखना है ना कि ये AP में है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? अब लास्ट वाले में हमने क्या चेक किया था? यहाँ पे A1, A2, A3 निकालने के बाद हमने क्या चेक किया था? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कहीं ना कहीं कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश थी ना? यस राइट? सो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। A2 माइनस A1 कैलकुलेट करो, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 3/4x माइनस x। अब अगर आप यहाँ पे 4 कॉमन ले भी लोगे तो आपको मिलेगा -1/4x, ठीक है? फिर अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 में हमारे पास है 9/16 ऑफ x, A2 में हमारे पास है 3/4 ऑफ x। एलसीएम लिए तो 16 का एलसीएम बनेगा,
और 9 माइनस 12 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, क्या ये दोनों आपको इक्वल दिख रहा है? नॉट इक्वल है ना? Yes, sir. साहिल समझ में आ रहा है चीज? हमने Yes, पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, उसका एक वैल्यू आया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया, उसका वैल्यू अलग आया। अब अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है एक तरीके से, ये क्या होगा? दिस विल नॉट बी एन एपी। ठीक है, हाँ शिखर बोलो। Yes, sir. सर ये सेकंड राउंड वाला नहीं समझ में आ रहा, 75% ऑफ 3/4x कैसे हो गया? आप सोचो शिखर, जो एग्जांपल में इनको समझा रहा था वो एक बार दोबारा बोलूंगा कि पहले आपके घर पे 100 लीटर ऑक्सीजन था, आपने फर्स्ट राउंड पंप मारा तो 25% बाहर निकल गया। जब 25% बाहर निकला तो रिमेनिंग कितना परसेंट होगा? 75%। जो भी क्वांटिटी था उसी क्वांटिटी का 75% रहेगा। तो फर्स्ट राउंड के बाद हमारा अमाउंट कितना बचा हमारे पास? तो हमारे पास 75% ऑफ x बचा, where x was the initial amount. So basically it became 3/4 times of x. ठीक है, अब आप जब शिखर सेकेंड टाइम पंप मारोगे तो सेकेंड टाइम भी 25% निकलेगा, लेकिन क्या वो 25% अब x में से निकलेगा? नहीं सर। नहीं, इस बार किससे निकलेगा? जो रिमेनिंग था ना। Yes, रिमेनिंग sir. कितना था आपके पास? 3/4 x था। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 75% ऑफ 3/4 ऑफ x। सर 25% ऑफ 3/4x नहीं कर सकते, उसी का तो 25% भी निकलेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द अमाउंट रिमेनिंग दिया हुआ है। आप एक बात सोचो कि आप पहले 25% करोगे, फिर उसको इनिशियल मतलब ऐसा करोगे, पहले x लिखोगे इनिशियल, उसमें से 25% माइनस करोगे तो x/4 होगा, और Yes, फिर sir. x माइनस x/4 आपका अगला टर्म के लिए 3x/4। तो मैं कह रहा हूँ कि हम दो बार क्यों करें, दो स्टेप क्यों लिखे? अगर मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हम कोई भी चीज 25% निकालेंगे तो हमारे पास 75% बचेगा, तो डायरेक्टली आप 75% कैलकुलेट करो। हाँ सर। ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एनी अदर इश्यू? अदिति पूछे सर कोई वैल्यू अज्यूम करके भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो अदिति, कोई भी वैल्यू करके बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है। इनफैक्ट 8 में मैंने इनको पढ़ाया हुआ है। तो परसेंटेज में जब पूरा क्वेश्चन अगर परसेंटेज में होता है ना, तो उसमें से आप किसी भी एक वेरिएबल को 100 मान सकते हो या कोई भी अपने चॉइस का नंबर मान लो, और उसके हेल्प से आप बाकियों को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके हेल्प से आप बाकियों को कैलकुलेट कर सकते हो। एम आई क्लियर? अंकित 100 कर सकते हो, कर सकते हो। मृत्युंजय 4 का 2। ठीक है, एनीवन एल्स? और कोई दिक्कत यहाँ पे? पीटीएम के बाद मेरे पास बहुत अपडेट है आप लोगों के बारे में। ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंसेस खराब हुए हैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, जो लोग शर्माते हैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। तो इससे अच्छा आप खुद ही यहाँ पे आंसर करना शुरू कर दो। रिया आई डोंट नो, मतलब आवाज तो आई एम स्पीकिंग एक्चुअली लाउड। कितने लोगों को दिक्कत हो रही है आवाज में? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी? मतलब आवाज ठीक से आ रही है क्या? हाँ, रिया कह रही है बट नाउ इट इज योर वॉइस इज लो। मोस्ट प्रोबेबली रिया मेरे ख्याल से पोर्ट खराब हो रहा है, बिकॉज मुझे सौरभ सर ने भी ये चीज बोली थी। अब बहुत लोग तो कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, बट एक दो को प्रॉब्लम हो रही है। चलो आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट जल्दी से खत्म करते हैं गाइस, ताकि हम आगे भी बढ़ सकते हैं ना। 4 का सेकंड। अपूर्वा मैं जल्दी से एनसीईआरटी खत्म करके फिर मॉड्यूल पे आ जाऊंगा। ओके, तो 4 के सेकंड पे मृत्युंजय यहीं पे देखो ना, मैं यहीं पे इसको लिखता हूं। आपको क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो मृत्युंजय हम करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस में? आप इसको A1, A2, A3, A4 इस तरीके से अज्यूम करोगे सबसे पहले,
फिर आप क्या करोगे, a2 माइनस a1 कैलकुलेट करोगे। a2 माइनस a1 आपका क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। उसके बाद a3 माइनस a2 कैलकुलेट करोगे आप। नाउ a3 माइनस a2 विल बी 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 विल बी अगेन 1/2। फिर आप कैलकुलेट करोगे a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7/2 माइनस 3, दैट विल बी अगेन 1/2। तो यहाँ पे मृत्युंजय आप दिखाओगे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1/2 आया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का वैल्यू 1/2 आया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का वैल्यू 1/2 आया, हर जगह वैल्यू सेम आया है। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक एपी बन जाएगा। अगर ये आपका एपी बन गया तो मान लो अब आपको अगले 3 टर्म्स, कॉमन डिफरेंस कितना डी है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका डी हो गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि अगले 3 टर्म्स बताइए। तो चौथे टर्म तक दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे पांचवा टर्म बताना है। तो पांचवा टर्म क्या होगा, चौथे टर्म में तो डी ऐड करोगे ना, ठीक है, चौथे टर्म में डी ऐड करोगे। तो चौथा टर्म आपका 7/2 है, 7/2 में डी ऐड करोगे मतलब 1/2, तो एलसीएम 2 का हो जाएगा, 8/2 आपका 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अमन 4 का 5, 11, 12, 14, 15। अमन आई थिंक ये वाला सेम आपने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा था 3-4 दिन पहले। यहां पे अगर हम सेकेंड टर्म, अमन ये क्वेश्चन आपने सेम मेरे को पूछा हुआ है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस थ्री प्लस रूट 2 माइनस 3। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हो तो दिस विल बी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो यहां पे क्या रहेगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा अमन, एंड 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो, रूट 2 तो अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाइड है, आप चाहो तो रूट 2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 2 माइनस 1 आएगा। या ऐसे देखो कि 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 में से एक रूट 2 हटा रहे तो क्या बचेगा, एक रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका रहा रूट 2। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ भी रूट 2 आया है, यहाँ भी रूट 2 आएगा और आगे भी रूट 2 चल ही रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पे एक रूट 2 था, यहाँ 2 रूट 2 हुआ, यहाँ 3 रूट 2 हुआ, तो ये बढ़ते जा रहा है उसी हिसाब से, ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है उसी हिसाब से। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये एक एपी बन जाएगा। अब मान लो इसके बाद मुझे अगला टर्म बताना है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 3 प्लस, इसमें आपको क्या ऐड करना होगा, तो इसमें मुझको रूट 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 3 रूट 2 में जब हम रूट 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगले टर्म्स ला पाओगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, बढ़ते हैं फिर 11, 12, 14, 15 दिए हो। इलेवन में दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए स्क्वायर, थर्ड टर्म ए क्यूब, फोर्थ टर्म ए पावर 4। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, हर जगह पे अमन आपको सेकेंड मतलब ये टर्म्स को माइनस करना है और कॉमन डिफरेंस को चेक करना है कि वो सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप करोगे तो दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए। अब ए स्क्वायर माइनस ए में जब आप ए को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में ए माइनस 1 आएगा। फिर आप जब थर्ड टर्म में से जब सेकेंड टर्म को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ए का स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में ए माइनस 1 आएगा। अब यहीं पे आप देख सकते हो कि यहीं पे चीजें अलग हो गई है ना, यहीं पे चीजें अलग हो गई तो हमको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऊपर क्या है कॉमन डिफरेंस, a इंटू ए माइनस 1 है, नीचे क्या है दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। तो कहीं ना कहीं आपका वो दोनों वैल्यू तो अलग अलग दिख रहा है हमको,
तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दैट दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। फिर आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर क्वेश्चन में पहला टर्म है √2, अगला टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है। अच्छा, √8 को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 8 के अंदर क्या बनता है, ये 4 into 2 बनता है कि नहीं। अब 8 के अंदर ये 4 into 2 बनता है, तो 4 आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, 4 आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√2। नेक्स्ट, √8 के बाद अगला टर्म आपको दिया हुआ था √18, अगर आप √18 को भी इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको 9 into 2 मिलेगा। 9 जो है वो आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 3√2। उसके बाद आता है √32, √32 में ये होता है 16 into 2, ये होता है 16 into 2, 16 रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4√2। ठीक है, तो इसी के साथ आप देख सकते हो कि √2 करके बस बढ़ते जा रहा है, तो √2 करके बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस √2 और आगे के टर्म्स आप निकाल पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपने दिया था क्वेश्चन नंबर 14 एंड कौन सा था, 14 एंड 15। तो 14 की अगर बात करें तो 14 में कहां पे क्यों दिक्कत हो रही है, 14 में आपका फर्स्ट टर्म 1² दिया हुआ है, 1² का मतलब 1 है सर, हो जाएगा सर, ये 11 नंबर जैसा। ठीक है, 15 में भी सेम लॉजिक है, यहाँ पे आप स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, तो आपका फर्स्ट टर्म है 1। यस सर। ठीक है, फिर माइनस करके बस देखोगे वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, वैल्यू सेम आ रही है तो एपी होगा, जैसे मुझे दिख रहा है ये एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी नहीं है, लेकिन ये एपी है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस मुझे 24 24 24 दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज करते जा रहे हैं। ओके, डन स्टूडेंट्स, अब हम मॉड्यूल पे आ जाते हैं। ओके, बताइए मॉड्यूल में कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। आईसीई क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले आईसीई क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रमन हैज अ डिपॉजिट ऑफ 500 रुपीज, ही वांट्स टू बाय अ साइकिल वर्थ 3500 रुपीज, he starts to save in January 2015. If he gets 600 rupee pocket money each month, out of which he spends 200 rupees and saves the rest, write the amount he has in total at the start of each month. Is it an AP? Also, when will he be able to buy that bicycle? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कल A1 में कराया है क्या, एक बार ऐसे देख लेता हूँ। नहीं है। ओके, तो देखो बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है। क्वेश्चन के हिसाब से उसको 3500 रुपए की एक साइकिल खरीदनी है, जिसमें से 500 रुपए उसके पास ऑलरेडी है, तो उसको कितना सेव करना है, 3000 रुपए सेव करना है। और वो सेविंग कैसे कर रहा है, तो उसको हर महीने के स्टार्टिंग में 600 रुपए मिल जाते हैं पॉकेट मनी, जिसमें से 200 रुपए खर्च कर रहा है और 400 रुपए वो सेव कर रहा है। राइट, तो एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। Initial amount, spend, savings. ओके, सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कितना था स्टार्टिंग में, डिपॉजिट था 500 रुपए का, है ना।
स्टार्टिंग में डिपॉजिट कितने का था, 500 रुपए का था, तो मैं उस 500 को यहां लिखता हूं, 500 को यहां लिखा, लेकिन साथ ही साथ आपको पहले मंथ के स्टार्टिंग में क्या मिला, तो पहले मंथ के स्टार्टिंग में आपको 600 रुपए भी मिल गए, पहले मंथ के स्टार्टिंग में 600 रुपए भी मिल गए। आवाज नॉइज आ रहा है? ओके, तो प्लीज लुक एट द क्वेश्चन वंस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपके पास 500 रुपए पहले से डिपॉजिट थे, आपने ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए थे, महीने के स्टार्टिंग में आपको 600 रुपए दिए गए, तो आपके पास महीने के स्टार्टिंग में अगर हम बात करें जनवरी के स्टार्टिंग में, ये कहीं ना कहीं आपका जनवरी, ये जनवरी के लिए है, तो जनवरी के स्टार्टिंग में आपके पास कहीं ना कहीं कितना हो गया, 1100 रुपए हो गए। अब उस 1100 रुपए में से आपने कितना खर्च कर रहे हो, 200 रुपए खर्च कर रहे हो और बाकी सेव कर रहे हो, तो 1100 में से 200 सेव किया तो बचा कितना, 900। तो अब 900 ये सेविंग्स आपकी यहां पे आ जाएगी, और फिर से आपको फरवरी मंथ का 600 रुपया मिलेगा, तो ये 900 प्लस 600 हो गया 1500। अगेन इसमें से 200 रुपए खर्च होने वाला है, 1300 रुपीज आपका यहां पे बचेगा, फिर 1300 यहां आ जाएगा, 1300 आपका मतलब फरवरी के एंड में जो 1300 बचा, उससे आपने मार्च का स्टार्टिंग किया और साथ में और 600 रुपए मिल गए, तो हमारे पास 1300 प्लस 600 हो गया, उसमें से 200 रुपए एक्सपेंडिचर, बचा कितना, 1700। ठीक है, तो ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से ये प्रोसीड होगा। आर यू गेटिंग द आइडिया? रिया, अंशु, मिष्टी, अदिति, पता चल रहा है? इस तरीके से बस आपको टेबल बनाना है, ठीक है, इस तरीके से टेबल बनाना है। बस नोटिस करो एक सिंपल सी चीज अगर आप कर पा रहे हो, दैट दिस 600, ये 600 हर बार ऐड होता जाएगा और ये 200 भी हर बार सेम रहेगा, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू रहती है, कहने के लिए इस मंथ के स्टार्टिंग में जो एंड में जो वैल्यू रहती है वो यहां आ जा रही है, सिमिलरली यहां पे जो वैल्यू दिख रहा है वो अब इधर आ जा रहा है, तो ऑन द सेम लाइन ये जो 1700 दिख रहा है, ये 1700 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा, राइट? तो क्या इसके आगे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है या आप कर लोगे? बिकॉज नाउ आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, जो भी बन रहा है वो प्रॉपर एक एपी में बन रहा है ना, जो भी बन रहा है एक प्रॉपर एपी में बन रहा है। ठीक है, सो बढ़े आगे, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फिर मॉड्यूल में और कहां पे दिक्कत हुई आप लोगों को? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 का 2। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4। Okay, write the first 3 terms in each of the list of numbers defined by the following. देखिए, an is equal to, RS अग्रवाल में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो मैंने बुक अपलोड की थी। an is equal to n square plus 2। अब जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2, तो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 हो गया 3। जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो आपको मिल रहा है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2, तो 4 प्लस 2 हो गया 6। सिमिलरली जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको मिलेगा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2, so 9 प्लस 2 हो गया 11। तो दिस इज हाउ द सीक्वेंस गोज ऑन, दिस इज हाउ द सीक्वेंस गोज ऑन, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम तरीके से आपको ये भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला ही नहीं, एपी वाला कोई चीज देखना ही नहीं है गाइस। n का वैल्यू 1 रखिए, पहला टर्म आएगा, n का वैल्यू 2 रखिए, दूसरा टर्म आएगा, n का वैल्यू 3 रखिए, तीसरा टर्म आएगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एम आई डन हियर? इस क्वेश्चन का आइडिया क्लियर है?
अमन 4 का सेकंड अगर चाहिए तो देखो लॉजिक विल रिमेन द सेम। यहाँ पे हम सबसे पहले n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 टू द पावर 1 - 1 तो 0 इंटू 2 टू द पावर 1। अब -1 टू द पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 2 हो गया तो 2 बन गया। फिर जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे a2 तो उसके लिए हमको -1 के ऊपर पावर क्या लगाना है, n - 1, ये 1 हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर। तो अब ये आपका -1 इंटू 4 हो जाएगा, तो दैट इज -4। ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। ठीक इसी तरीके से थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, तो -1 के ऊपर पावर 2, 2 का क्यूब। अब -1 का स्क्वायर तो आपका +1 ही हो गया और 2 का क्यूब आपका 8 हो गया, तो 1 8 is 8। So this is how you get the answer of this question. Yes Mishti, exactly. होमवर्क सेकेंड क्वेश्चन। हाँ स्मृति, इस टाइप के क्वेश्चन में बस n का वैल्यू रखिए, टर्म्स आते रहेंगे, ठीक है। अमन, इज दिस क्लियर? बढ़ू आगे। अमन देख लीजिए कहीं पे डाउट है? नो सर। ठीक, तो अब होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 आया है चैट में। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2। शिखर, आई थिंक दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर लेवल, ये आप कर सकते हो। n की वैल्यू 1 रखे तो 3 सर ये हम नहीं पूछे हैं। शुभम इसकी बात कर रहे हो क्या? ओके ओके, देखो यहाँ पे n की वैल्यूज वैसे रखिए ना। n की वैल्यूज अगर मैं पहले 1 रखूं, देखो n की वैल्यू 1 रखा तो क्या हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 हो गया 5। 2 रखे फिर n का वैल्यू तो 3 इंटू 2 प्लस 2 तो 6 प्लस 2 हो गया 8। फिर 3 रखा इनका वैल्यू तो 3 इंटू 3 प्लस 2 तो 9 प्लस 2 11। क्या दिख रहा है आपको? क्या ये एक एपी है? कैसे पहचानोगे? तो सेम नंबर से बढ़ते जा रहे हैं ना। 5 के बाद 8 आया तो +3 हुआ, 8 के बाद 11 आया तो +3 हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक एपी है, तो योर आंसर विल बी यस, दिस इज एन एपी। कितना कॉमन डिफरेंस है इसका? कॉमन डिफरेंस आया 3। अब कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, आपसे पूछा है और क्या पूछा आपसे, इज इट एन एपी? डन। आप बस क्या करोगे, अगर कॉपी में हमको दिखाना भी होता है हम कैसे लिखेंगे, a2 minus a1 is equal to 3, a3 minus a2 is equal to 3। अब दोनों ही वैल्यू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी 3 आया और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का वैल्यू भी 3 आया, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये एक एपी बन जाएगा, ठीक है शुभम? ओके, नेक्स्ट चैट में आया है अपूर्वा का क्वेश्चन नंबर 6 का 3। Identify the pattern in the following sequences and write the next two terms। 6 का 3 कह रहे हो, ये वाला। ओके, इसको एक तरीके से फिबोनाची सीरीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है हमें, ये देखिए अपूर्वा, आपका फर्स्ट टर्म है 1, आपका सेकेंड टर्म भी यहाँ पे 1 है। अब हम अगर बात करें थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म की वैल्यू 2 आई है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्थ टर्म का, तो फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, थर्ड टर्म प्लस सेकेंड टर्म लिख सकते हो। दिख रहा है कि आपको ये चीज, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, राइट। तो बस ये पैटर्न बन जाता है अपना। और सिमिलरली A5 आपका क्या हो जाएगा, A5 हो गया आपका A4 + A3। तो इसी पैटर्न को आगे प्रोसीड करते हुए आपको अगले दो टर्म्स पूछे हैं। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 8 + 5 13। हाँ साहिल, नेक्स्ट अब आपका ये
3 का 1 और 2? अंकित ये फिबोनाची कहते थे इसको, ठीक है, फिबोनाची सीरीज था ये। ओके, सो साहिल, आई एम वेरी मच श्योर कि आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, आई एम वेरी मच श्योर, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट मैंने 7 रखा था, जितना मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है मैंने ऐसे रखा था 7, 0.7, 0.07, इस तरीके से मैंने नंबर्स रखा था और मैंने पूछा था एपी है या नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्लास की रिकॉर्डिंग मुझे 100% याद है, क्योंकि मैंने दोनों सेम जगह पे मैंने A1 और A2 दोनों बैचेस में मैंने ये एग्जांपल लिया था, 7, 0.7, 0.07। तो अगर आपको ये समझ में आया तो इसमें तो कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि ये 7 की जगह बस 1 दिख रहा है, ठीक है। फिर थर्ड का फर्स्ट अगर बात करें, एंड साहिल दिस शोज कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। अगर आपने क्लास का नोट्स भी बनाया होता या सिर्फ उस पीडीएफ को भी डाउनलोड किए होते तो भी आपको ये चीज दिख जाती, ठीक है। ये बस इतना शो कर रहा है कि आप एकदम ध्यान नहीं दे रहे हो। 1 - 2√5, 1 - √5, 1, तो यहाँ पे जब हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, अब सेकेंड टर्म देखिए क्या है, 1 - √5 है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो 1 - 2√5 है। अब जब आप ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करते हो, जब आप ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करते हो तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2√5। तो यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो गया और -√5 + 2√5 आपका बन गया ये +√5, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगेन जहां पे मेरे को दिख रहा है आपको दिक्कत हो रही है, दैट इज डीलिंग इन इरेशनल नंबर्स, जो कि नहीं होना चाहिए। यू डील विथ इरेशनल नंबर्स इन क्लास 9th यार, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है। फिर अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म इज 1 + √5, सेकेंड टर्म इज 1 - √5। अब अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, अगेन लॉजिक सेम, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ माइनस आएगा और ये +√5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया 2√5। आप देखिए कि यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है, डिफरेंस जो आ रही है, यहाँ पे 2√5 आई है, जबकि यहाँ पे वो चीज √5 आई है। दोनों अलग अलग हो गए तो ये एपी ही नहीं होगा, दोनों अलग अलग हो गए इसलिए ये एपी नहीं होगा। कौन सी सीरीज, रिया फिबोनाची सीरीज का और कोई एग्जांपल नहीं है, लोग इसको याद रखते हैं, बहुत बार ओलंपियाड में, मैथ में, स्पेशली एनटीएससी के मैथ वाले पार्ट में सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जब हम नंबर सीरीज करेंगे ना मैथ में तो वहां पे आई विल डिस्कस दिस, ठीक है। सो साहिल, आई थिंक योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। नैंसी 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 5.2 तो नैंसी अभी मैंने दिया नहीं है, वो जनरल टर्म ऑफ एन एपी के ऊपर है ना, एक बार मेरे को पढ़ा लेने दो वो चीज, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया क्या? और किसी का कोई क्वेश्चन मिस आउट तो नहीं हुआ है? अमृत एक बार टेक्स्ट कर दो यार, वो आई डोंट हैव योर नंबर सेव्ड। क्या आपने वो ग्रुप पे पूछा था? Okay, this question let me discuss it in the next class, okay, because अभी इसको डिस्कस करूंगा ना तो आज की क्लास जो है वो अब हमारे पास लगभग 20 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो आई वांट टू डिस्कस जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ताकि आप फिर एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर पाओ, ठीक है।
If I get 5 minutes of time at the end, I'll definitely discuss the solution of that question. चलिए students, so let's move forward. Okay, so okay, तो गाइज यहाँ पे जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जहां पे n का वैल्यू 1 डाला तो पहला टर्म आया, n का वैल्यू 2 डाला दूसरा टर्म आया, n का वैल्यू 3 डाला तीसरा टर्म आया, तो वो एक अपना सीक्वेंस था, जो भी सीक्वेंस था, कोई भी फॉर्मूला था, उसमें हमने n की वैल्यू डाली, हमको टर्म्स मिलते गए, है ना। ठीक उसी तरीके से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी का भी जनरल टर्म का एक प्रॉपर एक्सप्रेशन होता है और बड़ा लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। तो अब हमको क्या देखना है कि इसका जनरल टर्म होता क्या है। मान लो आपको अगर बोला गया कि मैंने यहां पे लिख दिया एक सिंपल सा सवाल कि अगर मैं आपसे पूछूं 2, 5, 8, 11 क्या ये एक एपी में है, बताओ तो, टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्या ये एक एपी में है? जल्दी से सबको एक बार टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। ये एपी में है, राइट? बिकॉज क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा यहाँ पे, 2 से 5 हुआ +3, 5 से 3 हुआ, 5 से 8 हुआ फिर से +3, 8 से 11 हुआ फिर से +3, है ना। सो दिस इज एन एपी। अब अगर आपको मैं ऐसे ही बोल दूं कि चलो अगर आपको ये पता चल गया कि एक एपी है, तो क्या आप इस पैटर्न के हिसाब से 50वां टर्म बता सकते हो? पैटर्न के हिसाब से 50वां टर्म बता सकते हो? सो द आंसर इज यस, बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब हम चौथा टर्म है तो हम 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ऐसे लिखते लिखते 50वें टर्म पे पहुंचे, है ना। ऐसे तो नहीं करोगे, बिकॉज चलो 50वें पे पहुंच गए, मैं बोलूंगा कि बताओ 1000 टर्म कौन सा होगा, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूला बताने से पहले एक छोटी सी उसकी डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन आई थिंक सबको समझ में आ जाएगी आराम से। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारा पहला टर्म है a और हमारा कॉमन डिफरेंस है d, राइट। तो यहां हमने a1 को a माना हुआ है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a2 मतलब ये देखो यहां a1 लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, सिमिलरली an क्या होगा, nth टर्म, n की जगह पे मान लो जो रखोगे वो वाला टर्म निकल कर आएगा, ओके। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म मतलब a होता है, सेकेंड टर्म कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? सेकेंड टर्म हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो हम लोग फर्स्ट टर्म में d ऐड करते थे, फर्स्ट टर्म में d ऐड करते थे, राइट। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्योंकि a था और उसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो इसलिए वहां पे आपको a प्लस डी दिख रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो थर्ड टर्म ऑब्टेन करते हैं सेकेंड टर्म में d ऐड करके। थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन करते हो? सेकेंड टर्म में d ऐड करके। अब सेकेंड टर्म को अगर मैं एक्सपैंड करूं, सेकेंड टर्म का वैल्यू ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है, सेकेंड टर्म का वैल्यू ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है a प्लस डी, तो ये कहने के लिए आपका a प्लस डी हो रहा है, तो ये कितना बन रहा है फिलहाल? ये बन रहा है आपका a प्लस 2d। तो एक छोटा सा मैं एक यहाँ पे सीक्वेंस लिखूं, a1 is a, a2 is a plus d, a3 is a plus d, बिकॉज हम यही करेंगे ना, पीछे वाले टर्म में d ऐड करते रहेंगे। a4 is a plus d, ये तो थर्ड टर्म हो गया, थर्ड टर्म में एक और d ऐड करेंगे, है ना, थर्ड टर्म में एक और d ऐड करेंगे। तो अगर इनकी वैल्यूज को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ सिंपल a है, यहाँ a प्लस डी है, यहाँ पे d 2 बार लिखा गया तो a प्लस 2d हो रहा है, यहाँ पे d 3 बार लिखा गया तो a प्लस 3d हो गया। तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो क्या कि इस तरीके से अगर हम nth टर्म के ऊपर आते हैं तो वहां पे भी a होगा, बिकॉज
आप देखोगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए होगा, राइट? तो वो तो रहना है। अच्छा, ए तो लिख दिए। अब दूसरी चीज देखो, डी कितनी बार आएगा, डी कितनी बार आ रहा है, पहले वो देखो कि डी कितनी बार आ रहा है। तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, लेट से किसी को भी अनम्यूट करने के लिए कहता हूँ। शानवी एक बार अनम्यूट करना। यस सर। शानवी, हमें फर्स्ट टर्म में कितना डी दिख रहा है? फर्स्ट टर्म में सर 0, एक भी डी जीरो। नहीं है सेकेंड टर्म में कितना दिख रहा है? सर 1। क्या हो गया? सेकेंड टर्म में आपको कितने डी, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? सर डी 1 है। 1 है। तो Yes, फर्स्ट sir. टर्म में एक भी नहीं था, सेकेंड टर्म में एक डी दिख रहा है, थर्ड टर्म में कितना दिख रहा है? सर 2। थर्ड टर्म में 2। तो क्या एक Yes. छोटी सी चीज देख पा रहे हो कि जो भी टर्म देख रहे हैं हम लोग, उससे एक कम डी प्रेजेंट है हमारे पास। यस सर। वेरीफाई कर लो फोर्थ टर्म में। फोर्थ टर्म में कितने डीज दिख रहे हैं हमको? 3। 3 दिख रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी जब हम लोग डी को ऐड करेंगे, ये जैसे डी प्लस डी कर रहा था, तो ये डी फिर कितनी बार ऐड होगा nth टर्म में? सर n माइनस, सर n माइनस 1। n-1 टाइम्स, राइट स्टूडेंट्स? बिकॉज हम लोग जिस भी टर्म पे जा रहे हैं उससे एक कम डी हमारे पास प्रेजेंट है, राइट? यस। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए तो रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, और डी कितना बार ऐड हो रहा है? तो जिस भी टर्म पे जा रहे हो उससे एक कम। तो अगर 10वें टर्म पे जा रहे हैं तो 10 माइनस 1 9। अगर हम 50वें टर्म पे जा रहे हैं तो 50 माइनस 1 49। अगर मान लो आप 76 टर्म पे जा रहे हो तो 76 माइनस 1 75। तो सिमिलरली यहाँ n पे जा रहे हैं तो n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला है। दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ the nth term of an AP. It is a plus n minus 1 into d, where a is the first term. ये a क्या है आपका? तो a आपका फर्स्ट टर्म है। ये d क्या है? तो d आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये n क्या है? वो टर्म की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म। कौन सा टर्म का बात किया जा रहा है? 10वां टर्म का बात किया जा रहा है तो n की वैल्यू 10 रखोगे। 50वें टर्म की बात की जा रही होगी तो n की वैल्यू 50 रखोगे। 76 टर्म की बात हो रही होगी तो n की वैल्यू 76 रखोगे, एंड सो ऑन। ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इस तरीके से हमारा जनरल टर्म का वो बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी? कर सकते हो शिखर? ये फॉर्मूला आपको यही ना बताएगा कि 50th टर्म में जाओगे तो n की जगह पे 50 डालोगे तो a प्लस 49d बन जाएगा। कोई दिक्कत? बाकी लोग? हाँ शिखर बोलो। सर जो nth टर्म है वो मतलब कि वही ना क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि 50th टर्म बताओ, तो nth टर्म की जगह उसको रख देंगे। हाँ, क्वेश्चन बोलेगा 15 टर्म 15th टर्म बताओ तो n की जगह पे 15 रख दोगे। ठीक है सर। या मान लो क्वेश्चन ने बोला 15th टर्म का वैल्यू है 100, तो आप क्या करोगे? आपका इक्वेशन बनेगा a15 इज इक्वल टू 100। ठीक है? चलिए, तो आई थिंक आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो गया ना। अब कुछ क्वेश्चंस करके ये और क्लियर होगा। तो एवरीवन, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। श्रेया, कुछ डाउट है? श्रेया, एनी क्वेश्चंस? अनम्यूट किए हो? ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। श्रेया, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए होगा। ठीक है? श्रेया, अर्णव एंड भास्कर, अगले 3 क्वेश्चंस आप लोग आंसर करने वाले हो।
ओके, सो लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो श्रेया पहले अनम्यूट करो खुद को। हेलो हाँ श्रेया, ट्राई कियो इस क्वेश्चन को। सर, बना रहे हैं। अच्छा चलो अभी साथ में बनाते हैं। सुनो, आपका यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या हम इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं d इज इक्वल टू -4 में? बोलो यस और नो। हेलो सर, आपका साउंड बहुत लो आ रहा है। स्लो। आवाज आ रहा है ना? आप पूरे टाइम अभी बताओ, अभी ठीक है आवाज? हाँ सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हमको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू -4 है। d क्या होता है हमारा? क्या होता है d? कॉमन डिफरेंस होता है सर। कॉमन डिफरेंस होता है। क्या हम इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये तो एक इंफॉर्मेशन दे दिया है। अच्छा, ये n क्या होता है? ये नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, राइट। और ये an का वैल्यू जब 4 दे दिया तो ये n अभी हमने यहाँ पे 7 देखा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब a7 का वैल्यू 4 होगा? यस सर। क्योंकि n यही दिख रहा है ना, तो उस n को यहाँ पे रख दिए, तो a7 का वैल्यू 4। a7 का वैल्यू 4 को हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ श्रेया कि इसका मतलब 7वां टर्म का वैल्यू 4 है? यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ फिर फॉर्मूला लगाकर 7वें टर्म को हम क्या लिखेंगे nth टर्म के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? बाकी अर्णव, मुस्कान, आप लोग मुझे चैट में बताओ 7th टर्म को हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 6d सर। a प्लस 6d, गुड। तो ये हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये बताओ फिर श्रेया कि इसमें हमें तो a निकालना है, तो a तो हमें रखना पड़ेगा। d तो हमको पता है, क्या हम d पुट करें फिर यहाँ पे? d का यस सर। d पता है ना हमें, तो हमने क्या किया, d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इक्वल टू 4 सर। ठीक है, अब ये 6 इंटू -4 कितना हो गया? -24। -24। और अगर हम उसको इक्वेशन के राइट साइड में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा फिर वो? प्लस सर। +24। तो ये फाइनली आपका 24 + 4 कितना हो गया? 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 28। 28। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज आई थिंक जो आप सबको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि nth टर्म का एक्सप्रेशन आपको बहुत फ्रीक्वेंट आएगा, तो यू शुड बी केपेबल इन राइटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना होगा इंस्टेंटली। अब फॉर्मूले में 3 वेरिएबल होता है। अगर मैं एक बार पीछे जाऊं, इस फॉर्मूले को देखोगे तो nth टर्म के फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स होता है, a एंड d, और जनरली उसमें से 2 आपको दिया हुआ रहता है, तीसरा आपको निकालना होता है। जनरली 2 दिया हुआ रहता है, तीसरा आपको निकालना होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हमको n दे दिया था, हमको d दे दिया था, हमको क्या निकालना था? a का वैल्यू निकालना था। ओके, आई थिंक ये डाउट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। यस सर। रिया, अल्टीमेटली अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n की वैल्यू यहाँ पे 7 डालोगे ना, n 7 डालोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब कोई।
साहिल जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में गलती कर दियो, दोबारा टेस्ट करो। बाकी सबने सही आंसर दिया, शुभम, अंकित, शिखर, अदिति, अमृत, मिष्टी, अमन, आप सबके आंसर सही है। विवेक गलत किए हो, थोड़ा चेक करो। अनुभव सही है, रिया सही है, अपूर्वा सही है, रिया विवेक अब सही है, शानवी वेरी गुड सही है, अर्णव अनम्यूट करना, अर्णव भास्कर। यस सर। अर्णव मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे अभी अप्रोच करें। सर फॉर्मूला पर पुट करना है सर। फॉर्मूला पुट करना है आपको। ऑलरेडी फर्स्ट टर्म देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमको कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है -2 और हमको डी का वैल्यू दे रखा है -2। आपसे क्या पूछा गया, पहला 4 टर्म्स क्या होगा। तो हमें पहला टर्म तो -2 पता है, तो वो आप देख सकते हो कि चारों ऑप्शंस में प्रेजेंट है, राइट। अब बताओ मेरे को अर्णव सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे। क्या हो गया, म्यूट क्यों कर लिया आपने खुद को। जब आप म्यूट करते हो देन यू चीट, अनम्यूट योरसेल्फ। सर एक बार फॉर्मूला वाला स्लाइड दिखाइए ना सर। वाह, एक क्वेश्चन हमने कर लिया और अभी तक फॉर्मूले में फंसे हो। a + n - 1 × d। ये बताता है अर्णव कि आप पिछले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का तो बनेगा नहीं, एंड आपका परफॉर्मेंस ऑलरेडी पुअर है। तो वी एक्सपेक्ट कि यू विल बी सीरियस नाउ। बताओ सेकेंड टर्म फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखोगे। अगेन यू खुद को फिर से म्यूट कर लिया। पहले तो अनम्यूट करो अर्णव खुद को, वरना मैं घर पे फोन करूंगा अभी क्लास के जस्ट बाद। मैं बताऊंगा आपका किस तरीके का रेस्पॉन्स है सवाल पूछने पे। सर a + d पे पुट कर देना है सर। हाँ तो अभी पहले तो आप अनम्यूट नहीं करो, ये Yes, sir. ये फिर आपके अंदर से डर भी नहीं निकालेगा और साथ ही साथ आप पे प्रेशर भी नहीं डालेगा। सर -4। हाँ a + d। अब a की वैल्यू यहाँ पे -2 है एंड d की वैल्यू भी -2 है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -2 कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है। यस सर। अब सेकेंड टर्म जैसे ही हम -4 निकाले तो हमको दिख गया कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। अब बताओ थर्ड टर्म कैसे निकालोगे। सर -4 में -2 ऐड कर देंगे सर। वेरी गुड। तो -4 मतलब कि ये सेकेंड टर्म में डी ऐड कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दिया, ये भी सही है। सेकेंड टर्म की वैल्यू -4 है, डी की वैल्यू कितनी है, -2 है। कितना हो गया ये सर -6। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, द आंसर इज ऑप्शन गुड। इस तरीके से डर निकालना अपने अंदर से है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। अमन आप आंसर करोगे इस क्वेश्चन का। मुस्कान से क्वेश्चन पूछना था, मुस्कान लीव कर गई। वेरी गुड, अपूर्वा, शिखर, शुभम सही है। अदिति थोड़ी सी गलती हो रही है, नैन्सी गलती हो रही है, आप खुद सोचो।
अर्णव सही है, रिया सही है, यश सही है, अंकित सही है, साहिल करेक्ट, अमन चलो अनम्यूट करो, जितना तक हुआ है Yes, अनम्यूट करो, यहीं पे साथ में करते हैं। हाँ Yes sir. हाँ अमन, अभी तक बताओ क्या क्या चीजें आपने अपनी कॉपी में लिखी है क्वेश्चन पढ़ के। सर क्वेश्चन पढ़ गया था, सबसे पहले तो ये समझ आता है सर an का वैल्यू सर 21 है। n का वैल्यू 21 है। यस सर। हाँ गुड, उसके बाद अगर हम इसको फॉर्मूला पे सब पुट करते हैं तो सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो सर इसका हाँ। हो जाएगा सर a21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू 1। क्यों के लिए सर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो सर 4 माइनस तो माइनस आप कह रहे 3 हो तो कि सर 1 हो जाएगा। A21 हो गया आपका a प्लस 21 माइनस 1, मतलब a प्लस 20 इंटू डी हो गया, 20 ठीक है। सर d 1 हो जाएगा। d1 नहीं होगा, वहीं पे तो गलती कर रहे हो। अब d कैसे निकालोगे, तो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3 और आपको सेकंड टर्म दिया हुआ है 4, तो d निकालने यस के लिए क्या करोगे आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे ना। यस तो सेकंड टर्म का वैल्यू 4 है, और ये देखिए आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओके सर। प्लस हो जाएगा ना। यस तो ये गलती ब्रैकेट के कारण हुई है, ब्रैकेट नहीं लिखा होगा आपने, ओके। यस तो ये हो गया 7। अब या इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू -3 है और ये हो गया आपका 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 आपका 140, 140 माइनस 3 हो गया 137। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया ऑप्शन सी का आंसर, यस ठीक है। ऑप्शन बी है सर। सॉरी ऑप्शन बी, वेरी गुड, चैट में सबने सही आंसर किया है, अच्छी बात है। इसी तरीके से आपका जो आंसर आता है ना चैट में रिप्लाई करते रहो, एंड टारगेट रहना चाहिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का, तो क्या होगा कि आपके अंदर वो कभी भी लेथार्जिक नेचर नहीं लाने देगा। ओके, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, फिर हम थोड़ा ओलंपियाड के रेस्पेक्ट से अगर इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना हो विदाउट पेन एंड पेपर तो कैसे करेंगे ये भी डिस्कस होगा, बट उसके लिए बेसिक वाला पहले क्लियर होना जरूरी है। देखो सेकेंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, सब कोई इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। वेरी गुड अपूर्वा। अर्णव सही है, रिया सही है, गुड। जिन जिन को दिक्कत होती है बस आप एटलीस्ट इतना करो कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए। जैसे सेकेंड टर्म ऑफ द एपीएस 13, तो सेकेंड टर्म का मतलब A2 का वैल्यू 13 दिया हुआ है, फिर सेकेंड टर्म को अगर एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, A प्लस डी, A प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो A प्लस डी बराबर 13 हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ टर्म का, तो A5 का वैल्यू कितना हो गया 25, A5 का वैल्यू 25 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 विच इज 4, तो A प्लस 4D, दिस इज इक्वल टू 25। ओके, सो पीपल आर गेटिंग द आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब जिन जिन को दिक्कत हो रही है, आप देखो कि आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म मतलब A7, A7 की वैल्यू क्या होगी, तो A7 की वैल्यू होगी A प्लस 6D, तो हमको A भी चाहिए होगा और हमको D भी चाहिए होगा, A भी चाहिए और D भी चाहिए, तभी जाकर आप सेवेंथ टर्म की वैल्यू बता सकते हो।
तो क्या हम ये लॉजिक लगा सकते हैं? आप अगर यहां हम ऑब्जर्व करें तो वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल d है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? सीधा सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करूं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करूं तो a कैंसिल हो गया, d माइनस 4d कितना हो जाएगा? d माइनस 4d हो जाएगा माइनस 3d, और यहाँ पे 13 माइनस 25 कितना हो जाएगा? तो 13 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 12। तो d का वैल्यू यहाँ से 4 निकल कर आ गया। जब d का वैल्यू 4 निकल कर आ गया, उसको मान लीजिए आपने पहला इक्वेशन या फिर दूसरा इक्वेशन में पुट कर दिया। लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दे रहा हूं, तो a प्लस 4 बराबर 13, a प्लस 4 बराबर 13, तो a का वैल्यू वहां से 9 आ गया, तो यहां से a भी मेरे को 9 मिल गया। और अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो 9 प्लस 6 इंटू 4, तो 9 प्लस 24 कितना हो गया? 9 प्लस 24 हो गया 33। So this is how you get the answer. What was the target students? जो क्वेश्चन हमको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, जो क्वेश्चन हमको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, उस इंफॉर्मेशन को हमने पहले लिखा, सेकेंड टर्म की वैल्यू लिखी, फिफ्थ टर्म की वैल्यू लिखी। अब वो AD के टर्म्स में इक्वेशन बन रहे थे और आपको सेवेंथ टर्म की वैल्यू पूछी हुई थी। सेवेंथ टर्म इज a प्लस 6d। तो एक तरीके से ये कह सकते थे कि सेकेंड टर्म के लिए हमको a भी चाहिए था और d भी चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमने अपना आंसर निकाला। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, 2 मिनट वेट करो बस। सेकेंड अप्रोच क्या होता, देखिए सेकेंड अप्रोच होता वो थोड़ा सा ओलंपियाड वगैरह के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू है 13, a2 की वैल्यू दी हुई है 13 और हमारे पास a5 की वैल्यू दी हुई है 25। तो क्या स्टूडेंट्स अब आपको जनरल टर्म वाली चीज पता है? क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि सेकेंड टर्म से जब आप फिफ्थ टर्म पे डायरेक्ट जाओगे, सेकेंड टर्म से फिफ्थ टर्म पे जब डायरेक्ट जाओगे तो आपको कितना डी ऐड करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म से फिफ्थ टर्म पे गए तो कितना कॉमन डिफरेंस ऐड होगा? सोचिए स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म में कहीं ना कहीं एक डी होता है और पांचवें टर्म में कहीं ना कहीं 4 डी होता है, तो अंतर कितने का होगा? अंतर 3 डी का होगा कि नहीं? अंतर 3 डी का होगा, राइट? तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, अगर मैं यहां पे डिफरेंस लेता हूं a5 माइनस a2, तो दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 13। अब a5 डिफरेंस ले लो या आप सीधा d के टर्म्स में अगर बात करना जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में a आएगा, आपको पता है दोनों में a आएगा, तो डिफरेंस किसके कारण आया? 3d। ये जो 13 से 25 हुआ है, कि 13 से 25 किसके कारण हुआ है? तो ये 3d के कारण हुआ है। और 13 से 25 होने का मतलब कितना? 12 का अंतर आया। तो 3d जो चेंज हुआ वो 3d के कारण रियलिटी में चेंज कितना हुआ? 12 का चेंज हुआ। तो उस हिसाब से d की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 4 निकल कर आ गई। अब हम कोशिश करते हैं बिना a की वैल्यू निकाले सेवेंथ टर्म पे जाए, बिना a की वैल्यू निकाले सेवेंथ टर्म पे जाए। तो आप ही बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से सेवेंथ टर्म पे जाना चाहते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेवेंथ टर्म पे जाने के लिए, सेवेंथ टर्म पे जाने के लिए अभी अगर आप पांचवें टर्म पे खड़े हो और आपको सातवें टर्म पे जाना है तो कितना डी बढ़ाना पड़ेगा? बताओ कितना डी बढ़ाना पड़ेगा? 2 डी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, राइट? अब आपने डी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है, 2 डी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 4 8। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा? 25 जो पांचवें टर्म का वैल्यू था और उसमें 8 जोड़ दिया, तो 25 प्लस 8 कितना हो गया? 33 हो गया। बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आप अभी सेकेंड टर्म पे खड़े हो, सेकेंड टर्म की वैल्यू थी कितनी? 13।
फिर आप फिफ्थ टर्म पे जंप किए, उसकी वैल्यू थी 25, तो सेकंड टर्म से जब आप फिफ्थ टर्म पे गए तो आपके पास क्या चीज ऐड हो गया, आपके पास डी इंक्रीज हो गई, कॉमन डिफरेंस बढ़ गया आपके पास। कितना कॉमन डिफरेंस बढ़ा, तो 3 कॉमन डिफरेंस बढ़ गया, सीधा सेकंड से फिफ्थ तीन स्टेप आगे गए हो तो 3 कॉमन डिफरेंस बढ़ गया 3D। अच्छा रियल में कितना चेंज हुआ, नंबर में कितना चेंज हुआ, तो 13 से 25 मतलब 12 का चेंज हुआ, तो 3D इज इक्वल टू 12। अगर 3D इज इक्वल टू 12 हुआ तो D का वैल्यू 4 निकल कर आ गया, राइट। अब आप फिफ्थ टर्म पे खड़े हो, अब आपको सातवें टर्म पे जंप करना है, कितना डी मूव करोगे, 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, 2 डी मूव करोगे। 2 डी मूव करने का मतलब रियल में कितना मूव होगा, 2 into 4 8, तो 25 था पहले, तो अब कितना होगा, 25 + 8 33 हो जाएगा, 25 + 8 33 हो जाएगा। आर वी क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इट्स 4 कितना 4:20 हो रहा है, मैं एंड करता हूं सेशन, 4:30 में आपकी अगली क्लास होगी। इस स्लाइड में एक क्वेश्चन और है, 1-2 क्वेश्चन और रखे थे, इनफैक्ट 3-4 रखे थे, तो आई एंड द सेशन, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, होमवर्क अपलोड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम इजी अप्रोच ही लगाएंगे ना, ठीक है अदिति? सर ओके सर एक बार सर रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दीजिएगा सर, क्योंकि शुरू के कुछ टाइम में सर मेरा नेटवर्क स्लो था तो कुछ चीज ब्लर हो गया था, तो रिकॉर्डिंग भेज देते तो वो देख लेते। आज की क्लास की कह रहे हो ना? यस सर, यस सर। तो हम तो अभी हर क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर ही रहे हैं सर यूट्यूब पे? हाँ। ओके सर, देख लेंगे वहां से। आप कैसे जाओ, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे वीडियो लिखा होगा, वीडियो लिंक्स, मैथ्स वाले पे क्लिक करना, तो कल जो हमारी मेंटल एबिलिटी वाली क्लास हुई है वो भी मिल जाएगा, और अभी आधे घंटे में ये भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और जितने भी मैथ्स की क्लासेस हुई है अर्नव, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स जितनी भी क्लासेस हुई है सारे अपलोड किए मैंने, ठीक है। एनटीएससी में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन अटैच्ड है अंकित? एनटीएससी में आपको सोशल इंग्लिश हटा दिया 3 साल पहले, सोशल साइंस एंड मैथ्स, इन 3 का कॉम्बिनेशन प्लस मेंटल एबिलिटी, तो सोशल साइंस मैथ्स आते हैं 100 नंबर के, और मेंटल एबिलिटी आता है 100 नंबर का, इस पे हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। बायो आता है, बायो आता है, साइंस का ब्रेकअप होता है, 40 नंबर होते हैं साइंस में, तो उसमें 13, 13, 14 होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई 2 से 13 क्वेश्चन होंगे और 1 से 14 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके बाय बाय एवरीवन। हाँ अवंती क्रैक चैनल है। बाय एवरीवन, एंडिंग द सेशन, टेक अ ब्रेक, आपकी 4:30 से क्लास है।